सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं, पीपल घाट अधूरा अध्याय, ये कोई आम भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपके दिमाग से खिलेगा। ये एक एक्सप्लेनर है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली डर बाहर है या हमारे अपने दिमाग के अंदर। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर में एक साथ गोता लगाते हैं। जरा इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। रात का एकदम घना अंधेरा है। राघव नाम का एक आदमी एक अनजान कमरे में फंसा हुआ है। वो खिड़की से बाहर झांकता है और क्या देखता है? नीचे बगीचे में कुछ लोग मशाले लिए खामोशी से मिट्टी खोद रहे हैं। वो एक कब्र तैयार कर रहे हैं। लेकिन रोंगटे तो तब खड़े होते हैं जब उसकी नजर उस कब्र के पत्थर पर पड़ती है। उस पत्थर पर किसी और का नहीं बल्कि खुद राघव का ही नाम लिखा है। और ठीक उसके नीचे आज की तारीख दर्ज है। अपनी ही मौत की तैयारी होते हुए देखना, ये किसी का भी मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी है ना? अध्याय 1, मौत का चक्रव्यूह। अब ऐसी दहशत के बाद पैनिक होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। राघव अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह भागता है। कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा किसी बाहर जाने वाले रास्ते पर नहीं खुलता। वो दरवाजा पार करता है और वापस उसी कमरे में आ जाता है। वही खिड़की, वही खुदती हुई कब्र और वही मौत का इंतजार। भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये लिटरली एक ऐसा दमघोटू जाल है जिसका कोई भौतिक निकास है ही नहीं। तो असल में यहां हो क्या रहा है? इसे कहते हैं स्थानिक समय लूप, यानी स्पेशल टाइम लूप। इसे ऐसे समझिए कि यह हवेली जगह और समय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बाहर की दुनिया में समय आगे बढ़ रहा है, कब्र खोदी जा रही है, घबराहट बढ़ रही है, लेकिन अंदर की जगह मुड़कर एक ऐसा लूप बन गई है जो एक अनंत पिंजरे की तरह काम कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां आकर इंसान की वास्तविकता पूरी तरह से टूट जाती है। अध्याय 2, अनसुनी चेतावनी। लेकिन सवाल यह है कि राघव आखिर इस खौफनाक स्थिति तक पहुंचा कैसे? चलिए इस भूल भुलैया की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। जब राघव, जो कि पेशे से एक लेखक है, नई कहानियों की तलाश में अपनी पुरानी जीप से पीपल घाट गांव की सीमा पर पहुंचता है। शाम ढल रही है और यहीं पर इस पूरी घटना का पहला और सबसे बड़ा संकेत सामने आता है। गांव के प्रवेश द्वार पर उसे दीनू काका नाम का एक बुजुर्ग मिलता है जो उसे एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देता है। बुजुर्ग कहता है, लौटते समय हवेली का रास्ता अक्सर बदल जाता है। ये चेतावनी कोई मामूली बात नहीं थी। ये दो अलग अलग दुनियाओं को अलग करने वाली एक सीमा रेखा थी। लेकिन इंसानी अहंकार और एक लेखक की वो अंधी जिज्ञासा जो हमेशा आसत मोल लेने के लिए बेताब रहती है, राघव इस चेतावनी को उस लाल रंग के डू नॉट टच बटन की तरह समझता है जिसे दबाने की खुजली सबसे ज्यादा होती है। वो इससे नज़रअंदाज कर देता है और जाने अनजाने में एक ऐसे आयाम में कदम रख देता है जहां विज्ञान और भौतिकी के कोई नियम काम नहीं करते। हवेली के अंदर कदम रखते ही ये भ्रम का खेल शुरू हो जाता है। ये विशालकाय कंकाल जैसी हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक शिकारी है, एक प्रेडेटर। अंदर घुसते ही चंदन और एक अजीब सी पुरानी सड़न की मिलीजुली गंध हवा में तैर रही है। अब देखिए, गंध हमारी भावनाओं से सीधा जुड़ती है। चंदन की महक शिकार को एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाती है, ये यकीन दिलाने के लिए कि यहां सब कुछ पवित्र और सुरक्षित है। लेकिन उसके ठीक पीछे जो सड़न की बदबू है ना, वो असली सच्चाई है, मौत और बर्बादी। अध्याय 3, हवेली का मनोवैज्ञानिक हमला। यहां से हवेली का हमला सिर्फ आपकी इंद्रियों को भ्रमित करने तक नहीं रुकता, ये बहुत तेजी से एक बेहद पर्सनल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बदल जाता है। ये कोई आम हैलुसिनेशन या मति भ्रम बिल्कुल नहीं है। ये आपकी रियलिटी पे, आपकी वास्तविकता पर एक सीधा हमला है जिसे ये हवेली बेहद क्रूर तरीके से अंजाम देती है। चलिए देखते हैं कि कैसे शैतानी ताकत इंसान को परत दर परत तोड़ती है। पहला कदम, आपकी परछाई का गायब हो जाना, मतलब भौतिक दुनिया से आपका आखिरी एंकर भी टूट गया। दूसरा कदम, भावनात्मक यातना। राघव को अपनी मृत मां की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सोचिए ये कितना भयानक होगा। और अंत में वो अस्थानिक कैद, वो लूपिंग कमरा जहां से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन है। यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये हवेली आम भूतिया पैंतरों का इस्तेमाल नहीं करती। ये शिकार के दिमाग को एक खुली किताब की तरह पढ़ लेती है। आपके व्यक्तिगत दुखों, आपके सबसे गहरे ट्रॉमा को ही आपके खिलाफ हथियार बना लेती है। मृत मां की आवाज इंसान के सारे इमोशनल डिफेंस को पल भर में चकनाचूर कर देती है। और डायरी का वो खौफनाक निर्देश, मुड़ना मत, ये आपको उस भयानक श्रवण यातना को बिना पीछे देखे सहने पर मजबूर करता है। क्योंकि जब आप देख नहीं पाते तो आपका दिमाग अनगिनत खौफनाक चीजें इमेजिन करने लगता है।
ये परजीवी आपको तुरंत मारना नहीं चाहता, ये आपके डरने की उस प्रक्रिया पर जिंदा रहता है। अध्याय 4 रोशनी का धोखा। इस मनोवैज्ञानिक हमले के एकदम चरम पर पूरी कहानी का फोकस कमरे में फड़फड़ाते हुए एक अकेले मिट्टी के दिए और उसके पास रखी एक पीली डायरी पर आ टिकता है। जब भागने के सारे भौतिक रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उस डायरी का एक अंतिम और बहुत ही अजीब निर्देश सामने आता है। ये निर्देश इस पूरे जाल का साइकोलॉजिकल सेंटर है। वो निर्देश कहता है, इस चक्रव्यूह का अंत उजाले में नहीं, अंधेरे में है। अब ये बात हमारी इंसानी फितरत को सीधा चैलेंज करती है। जब भी कोई खतरा होता है, हम स्वाभाविक रूप से उजाले की तरफ भागते हैं, राइट? रोशनी हमेशा उम्मीद और सुरक्षा का प्रतीक होती है। लेकिन डायरी का ये निर्देश एकदम उल्टा है। ये एक ऐसा खौफनाक आदेश है जो इंसान को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ने पे मजबूर करता है, यानी अंधेरे और अज्ञात को गले लगाना। ये स्थिति हमारे रियल लाइफ मनोविज्ञान से बहुत गहराई से जुड़ती है। वो जलता हुआ दिया असल में एक बहुत बड़ा भ्रम था, एक झूठी सुरक्षा का प्रतीक। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी असल जिंदगी में कई बार खराब नौकरियों या टॉक्सिक रिश्तों जैसी नुकसानदायक स्थितियों से चिपके रहते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो हमें एक जानी पहचानी झूठी सुरक्षा देती हैं। हम अज्ञात अंधेरे में छलांग लगाने से इतना डरते हैं कि हम उस तकलीफदेह स्थिति में ही बने रहना पसंद करते हैं। हवेली ठीक इसी कमजोरी का फायदा उठा रही थी और वो रोशनी ही उस खौफनाक लूप को जिंदा रख रही थी। और फिर आता है पूर्ण समर्पण का वो क्षण। कुछ पल की एकदम गहरी खामोशी छा जाती है। राघव अपने कांपते हुए हाथों से उस मिट्टी के दिए को बुझा देता है। कमरे में सन्नाटा और सब कुछ एकदम घने अंधेरे में डूब जाता है। दिया बुझते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी अनंत खाई में गिर रहा हो। उसने उस झूठी सुरक्षा का मोह हमेशा के लिए छोड़ दिया है और इसी के साथ वो मायावी स्थानिक लूप आखिरकार टूट जाता है। अध्याय 5 अधूरा अध्याय और श्राप। इस घुटन भरे अंधेरे के बाद कहानी में एक बहुत ही झकझोर देने वाला बदलाव आता है। राघव की आंख खुलती है और वो खुद को एकदम तेज धूप में पाता है। वो वापस अपनी उसी पुरानी जीप के पास लेटा हुआ है। सामने कोई हवेली नहीं है, वो जगह पूरी तरह से खाली है। एक पल के लिए उसे लगता है, और हमें भी लगता है, कि शायद ये डरावना सपना अब खत्म हो गया है और वो आज़ाद हो गया है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने एक पुराने जंग लगे सरकारी बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर लिखा है कि पीपल घाट गांव 1976 के भूकंप में ही पूरी तरह नष्ट हो चुका था। ये इस बात का ठोस सबूत है कि वो रात के अंधेरे में किसी असली गांव में नहीं फंसा था, बल्कि वो समय के किसी मृत आयाम, एक डेड डायमेंशन में चला गया था। एक ऐसी जगह जहां भूतकाल की परछाइयां आज भी भटक रही हैं। और यहीं इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ सामने आता है। उस जगह से बच निकलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि श्राप टूट गया है। जैसे ही राघव अपनी जीप के डैशबोर्ड पर देखता है, वो पीली डायरी वहां वापस आ चुकी है और उस पर एक नया संदेश लिखा है, शुक्रिया राघव, कहानी पूरी करने के लिए। अब अगली बारी किसकी होगी? यह साबित करता है कि यह श्राप एक वायरस की तरह है जो अपनी कहानी को जिंदा रखने के लिए लगातार नए शिकार की तलाश करता है। और अंत में जो सच सामने आता है वो सबसे ज्यादा डरावना है। जब राघव गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखता है तो जीप की पिछली सीट पर वही धुंधली परछाई बुझा हुआ दिया लिए बैठी है जो उसने हवेली में खो दी थी। भौतिक रूप से वो हवेली से बाहर जरूर आ गया, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो कभी आजाद हुआ ही नहीं। बचने वाला इंसान अब खुद इस मनोवैज्ञानिक वायरस का नया वाहक बन गया है। हवेली ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे अपने ही एक नए अवतार में बदल दिया। इस खौफनाक सफर के अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई इंसान चेतावनी की रेखाओं को पार करता है, तो क्या वो बाहरी दुनिया के किसी राक्षस का सामना करता है, या फिर ये वीरान जगहें महज एक खाली कैनवस होती हैं और हम इंसान खुद अपने डरों को, अपने अनसुलझे आघातों को वहां ले जाकर उन्हें एक नया रूप दे देते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने इस पूरी कहानी में देखा, दिए की रोशनी हमेशा सच नहीं बोलती और कभी-कभी सबसे डरावना अंधेरा बाहर नहीं बल्कि खुद इंसान के अपने अंदर बसता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।